तो आज की इस क्लास में आप सभी लोगों को हम क्लास 12 की सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत मॉडल पेपर को सॉल्व कराने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप सभी लोगों का हिंदी विषय का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अब आपके पास 3-4 दिन का समय बचा हुआ है और इस समय में आप सभी लोगों को हम डेली एक हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे जो कि बिल्कुल नए पैटर्न पर होगा और नए सिलेबस पर आधारित होगा। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न पत्र आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सभी विद्यार्थी भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे जिससे मॉर्निंग में जो क्लास हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मॉडल पेपर की, इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो आपको सामान्य हिंदी विषय का पेपर मिलेगा वो जो है खंड का और खंड खा में विभाजित होता है। ठीक है, खंड का के अंतर्गत जो पहला प्रश्न होता है, पहले प्रश्न में आपके 5 प्रश्न दिए जाते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, जो कि हिंदी गद्य साहित्य के विकास पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक एक नंबर वाले प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं और यदि किसी प्रश्न में आपको कहीं पर दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना, चलिए भाई देखते हैं। मेरी असफलताएं आत्मकथा के रचनाकार हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, हरिवंश राय बच्चन, वृंदावन लाल वर्मा। मेरी असफलताएं जो है यह आत्मकथा है और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने सही उत्तर दिया, बाबू गुलाब राय। ये आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, आपको हम बता दें कि डॉक्टर संपूर्णानंद को हिंदी की श्री वृद्धि के लिए समाजवाद पुस्तक पर मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा समाजवाद पर। ठीक है, इनको जो है हिंदी की श्री वृद्धि के लिए समाजवाद पुस्तक पर जो है मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था। तो ये आपकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि लाल कनेर और मेरा बचपन किसकी अनुदित रचनाएं हैं? पहला ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, ठीक है, हरिशंकर प्रसाई, मोहन राकेश। आप सभी लोगों को इसका आंसर कमेंट जल्दी जल्दी करना है। देखिए आप लोगों को प्रयास करना है और आपको बताना है कि ऑप्शन वाले जो 10 क्वेश्चन हैं इस मॉडल पेपर के उसमें आप कितने सही कर पा रहे हैं भाई, है ना, आपको ये बताना है। तो लाल कनेर सभी लोगों को पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो है अनुदित रचना है और इसमें मेरा बचपन भी इन्हीं की है। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। मर्यादा पत्रिका का संपादन किसने किया था? ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने, संपूर्णानंद ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आज्ञे जी ने। तो आप सभी लोगों को पता है कि मर्यादा पत्रिका का संपादन जो है संपूर्णानंद जी ने किया है। किसने किया भाई? संपूर्णानंद ने। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन ये है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। पहला ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य की जो भूमिका है, ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है भाई लेखक? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। ये क्वेश्चन सभी लोग एकदम रट डालिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। 4 मॉडल पेपर आपको हिंदी के सॉल्व कराएंगे। चारों मॉडल पेपर की क्लास आपको मॉर्निंग में डेली मिलेगी। अगला क्वेश्चन है दूसरे का कापड़। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तबोध, ठीक है, इनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्तबोध, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह। तो चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके जो रचयिता हैं वो आपके कौन है भाई? रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तबोध। ठीक है, ये आपकी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर खा जो है आपकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है तार सप्तक का संपादन वर्ष है। ठीक है, यहाँ पर दिया 1943, 1951, 1959, 1976। आपको हम थोड़ी सी जानकारी दे दें। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है और यह आज्ञे द्वारा 1943 ईस्वी में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया था। ठीक है, तो किस सन में मैंने आपको बताया? तो आप कहेंगे 1943 ईस्वी में। तार सप्तक का जो संपादन वर्ष है वो आपका 1943 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है भाई? सूरसागर, पद्मावत, बीसल देवरासो,
आंसू। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो ग्रंथ है वो आदिकाल का है। तो आदिकाल का इसमें कौन सा ग्रंथ है? बीसल देव रासो। ये आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है भाई, राष्ट्र कवि का सम्मान किसको मिला है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए मैं आपको बता दूं, जो गांधी जी हैं, गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था। मैथिली शरण गुप्त को किसने सम्मान दिया था राष्ट्र कवि का? गांधी जी ने दिया था। ये आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। चलिए अंगा पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका 10वां प्रश्न है और आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि 10 में आपने कितने सही किए। तुलसीदास यहाँ पर होना चाहिए। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना जो की है वो किस भाषा में की है? ब्रज भाषा में, भोजपुरी में, अवधी में, खड़ी बोली में। ये प्रश्न सभी को आता होगा कि तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की जो रचना है वो आपकी अवधी भाषा में की है। किस भाषा में की है? अवधी भाषा में। ये आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, इसमें आप सभी लोगों को गद्यांश दिया जाएगा और गद्यांश पर आधारित आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 2 अंक का होगा। ठीक है, गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ना है और उसके बाद ही आपको जवाब देना है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के जवाब नहीं देना है। जितना प्रश्न पूछा जाएगा उतना ही उत्तर देना है, तभी आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे प्रश्न के। तो यहाँ पर देखिए, जो आपको पहले गद्यांश दिया गया उसे हम आपको पहले पढ़ के सुनाते हैं, तब उत्तर देने में आपको आसानी रहेगी। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। ठीक है, सुंदरियों के आसंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर करड़ाव तंस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनो जमुना देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था। अशोक के फूल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर देखिए, पहला जो प्रश्न पूछा गया इस गद्यांश पर, यह पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक व पाठ का नाम स्पष्ट कीजिए। तो ये विद्यार्थी हर एक पता लगा लेगा यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहला शब्द आ रहा है अशोक। अशोक शब्द जो है वो आपके किस चैप्टर में आता है? तो आप कहेंगे अशोक के फूल चैप्टर में आता है। और अशोक के फूल जो चैप्टर है इसके लेखक कौन है? तो आप कहेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो जैसे यहाँ पर का नंबर में पूछा गया कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक व पाठ का नाम स्पष्ट कीजिए, तो जैसे प्रश्न पूछा ऐसे ही आपको जवाब देना है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं तथा पाठ का नाम अशोक के फूल है। बस, बाकी कुछ नहीं लिखना है। अगला प्रश्न दिया गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सुंदरियों के आसंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। इसका क्या मतलब? देखिए, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे उनका मानना था कि अशोक पर तभी पुष्प आते हैं जब, मतलब अशोक का जो पेड़ है उस पर जो है पुष्प या फूल तभी आते हैं जब कोई अत्यंत सुंदर युवती अपने कोमल और संगीतमय नुपुर वाले चरणों से उस पर प्रहार करती है। ठीक है, चरणों से क्या करती है? आघात का मतलब प्रहार करती है, तभी जो है वह फूलता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, फिर इन्होंने कहा कोमल कपोलों पर कड़ाव तंस के रूप में झूलता था। इसका क्या मतलब है? ठीक है, अशोक के फूलों की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती थी। कड़ा तंस कानों का आभूषण बनाती थी। ठीक है, अशोक के फूल की सुंदरता के कारण ही सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती थी। वह कड़ फूल, अब यहाँ पर देखिएगा बहुत ध्यान से आगे जो लिखा है, और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। इसका मीन्स क्या है? देखिए, और इसमें यह बताया गया है कि जब वे, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा, जब वह कड़फूल उनके सुंदर गालों पर झूलता था। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। ठीक है, जब वह कड़फूल उनके सुंदर गालों पर झूलता था तो उनकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती थी। ठीक है, और जब वे अशोक के फूल को या अशोक के फूलों को अपनी काली नीली चोटी में गूंदती थी, ठीक है, तो उनकी चंचल लताओं की सुंदरता 100 गुना बढ़ जाती थी और तब देखने वालों की जो दृष्टि है वह उनसे नहीं हटती थी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या है?
तो आपको इसी गद्यांश में मिलेगा। देखिए यहाँ पर लेखक क्या कहता है कि अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वो अपूर्व था। ठीक, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर साहित्यकारों में मुख्य रूप से संस्कृत के महान कवि जो आपके कालिदास जी हैं, इन्होंने अशोक के फूल का जो मादकतापूर्ण वर्णन किया है ऐसा अभी तक किसी ने नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर लेखक का जो मुख्य उद्देश्य वो यही है, वो यही कहना चाहता है कि कालिदास जी ने जो अशोक के फूल का मादकतापूर्ण वर्णन किया है ऐसा अभी तक किसी ने नहीं किया। और उसके बाद देखिए घ पाठ में भी कुछ ऐसा ही पूछा गया कि अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। पंक्ति का आशय क्या है? पंक्ति का आशय यही है भैया, पंक्ति का आशय यही है कि कालिदास ने अपने साहित्य में अशोक के फूल को जो अत्यंत सम्मान दिया है, ठीक है, या अशोक के फूल की मादकता का अनुभव कराने की दृष्टि कालिदास के पास ही थी। ठीक है, ऐसा वर्णन अभी तक किसी ने नहीं किया है। दोनों प्रश्नों का लगभग उत्तर एक ही है। ठीक है, क्योंकि लेखक का उद्देश्य यही है कि जो अशोक के फूल का इतना मादकतापूर्ण वर्णन कालिदास जी ने किया है ऐसा वर्णन अभी तक किसी ने नहीं किया, अर्थात ये अपूर्व था। और इसका मतलब भी यही है, इस पंक्ति का मतलब भी यही है। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर लगभग में सेम है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों का शब्दार्थ लिखिए। पहला है आपका आसिंजनकारी और दूसरा है करड़ावतंस। दोनों का अर्थ आपको लिखना है। आसिंजनकारी का अर्थ क्या होता है? अनुरागोत्पादक। ठीक है, क्या होता है? अनुरागोत्पादक, याद रखिएगा। करड़ावतंस का क्या अर्थ होता है? कर्णफूल। चलिए अब यहाँ पर अथवा में आपको एक गद्यांश दिया गया है। यहाँ पर जो भी गद्यांश आपको ज़्यादा आसान लगे उसी को आप जो है वहाँ पर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अथवा वाला भी आपको हम करके बता देते हैं जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। यहाँ पर देखिए, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का उपभोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ क्योंकि यह अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में असहायक है। आप आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती है। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें तो यह ब्रह्मांड आपके आनंद तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। ठीक है, ये आपका गद्यांश है। और पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने किताब पढ़ी है। ये गद्यांश कहाँ से लिया गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वारा जो आपका लिखा गया है। कौन सा शीर्षक? तेजस्वी मन के संपादित अंश, वहाँ से ये लिया गया है। तो आपको इस प्रश्न का देखिए यहाँ पर जवाब कैसे लिखना है। प्रस्तुत पाठ का शीर्षक, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पाठ का शीर्षक जो है तेजस्वी मन के संपादित अंश है और लेखक का नाम APJ अब्दुल कलाम है। तो ये आपके का पाठ का आंसर हो जाएगा। 2 नंबर मिल जाएंगे इतना लिखने से, बाकी कुछ नहीं लिखना है। खा पाठ, लेखक ने समृद्धि और अध्यात्म को आपस में विरोधी क्यों नहीं माना है? यहाँ पर पहली लाइन में आपको मिल रहा है कि मैं नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। वो इसलिए नहीं मानते हैं, पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। वो इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि इनका कहना है कि समृद्धि और अध्यात्म जो है ये जीवन के लिए दोनों आवश्यक हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के विरोधी ये नहीं मान रहे हैं। आगे यहाँ पर देखिए भाई, समृद्धि से हमें क्या लाभ होता है? समृद्धि से इसी में प्रश्न का उत्तर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा लेकिन मैं सर्वत्र, अब यहाँ से देखिए समृद्धि की कद्र करता हूँ क्योंकि यह अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। इसका मीन्स क्या है? समृद्धि जो है हमारे भीतर भौतिक सुख सुविधाओं के माध्यम से सुरक्षा और विश्वास लाती है। देखिए, सुरक्षा और विश्वास लाती है, ठीक है, जो कि अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। अर्थात हम कह सकते हैं उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। ठीक है, ये समृद्धि का यहाँ पर हो गया। समृद्धि से हमें क्या लाभ होता है? तो ये लाभ होता है। फिर आगे बोला गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़कर वर्णन नहीं करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या आप आसपास देखेंगे, बढ़िया उदाहरण है, तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखिए तो ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। ठीक है, आप इसकी व्याख्या आराम से कर सकते हैं कि यदि हम अपने आसपास के बगीचे में जाकर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रकृति अपना कोई भी काम आधा अधूरे मन से नहीं करती है। ठीक है, बल्कि प्रसन्न होकर अपना काम आपको करती हुई दिखाई देगी।
बगीचे में फूल अपनी डालियों पर खिले हुए नजर आएंगे। हम ऊपर आकाश की ओर देखेंगे तो ब्रह्मांड चारों तरफ फैला दिखाई देगा, इतनी दूर तक और व्यापक रूप से फैला दिखाई देता है कि हम उसके व्यापक होने पर विश्वास भी नहीं कर सकते, मतलब सोच नहीं सकते हैं, हमारी सोच से भी परे रहेगा। तो इस तरीके से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कर डालनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे आपसे अंगा पाठ में क्या पूछा गया 5वें प्रश्न में कि भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक का मत स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए लेखक का यहाँ पर मत क्या, भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में। तो देखिए यहाँ पर देखिए साफ साफ आप सभी लोगों को उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए जब पढ़ेंगे, मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का उपभोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ क्योंकि यह अपने साथ सुरक्षा, विश्वास लाती है, अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। और प्रश्न में यही पूछा गया है कि भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक का क्या मत है। तो लेखक का यही तो मत है। ठीक है, लेखक का यही मत है कि समृद्धि की मैं कदर करता हूँ क्योंकि यह अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है। इनका कहने का यही मतलब है कि भौतिक वस्तुएं जो है, भौतिक सुख सुविधाएं जो हैं, मनुष्य में सुरक्षा और विश्वास लाती हैं। क्या लाती हैं? सुरक्षा और विश्वास लाती हैं और उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं। ठीक है, अतः मनुष्य में आत्मबल का संचार करती है। देखो क्या लिखा, अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्वतंत्रता जो है, हम कह सकते हैं कि उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखती हैं और साथ ही में जो मनुष्य के मनुष्य में आत्मबल का संचार भी करती हैं। ठीक है, समृद्धि। तो ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप जो है पैराग्राफ पढ़ेंगे, उत्तर आपको ऐसे ही स्पष्ट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर जो है अब आगे पूछा गया कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपको पद्यांश दो दिए जाएंगे और पद्यांश को पढ़ना है। पद्यांश का जब अर्थ निकाल पाएंगे तभी जो है आप उत्तर दे पाएंगे। और 5 प्रश्न दिए जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न जो होगा 2-2 अंक का होगा। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। तो चलिए यहाँ पर पैराग्राफ पढ़ देते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। जब ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगध कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। देखिए पवन से अपनी विरह व्यथा बताती हुई राधा क्या कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से, अर्थात मेरे नवीन बादल के समान सुंदर दिखने वाले या नए बादल के समान सुंदर दिखने वाले, कंज से नेत्र वाले तथा कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले। कंज का मतलब यहाँ पर क्या है? कमल। कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले अर्थात श्री कृष्ण के बारे में कह रहे हैं कि हमारे सुंदर बादल से दिखने वाले और कंज से नेत्र वाले अर्थात कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले मेरे प्रियतम कृष्ण ब्रज के इस मधुबन को छोड़कर जाने के पश्चात, क्या लिखा है? जाके आए ना मधुबन से, अर्थात ब्रज के इस मधुबन को छोड़ जाने के पश्चात वापस नहीं आए हैं, ना भेजा संदेशा और ना ही कोई संदेश भेजा है। आगे मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। आगे क्या लिखा है? मैं रोते रोते पागल हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अतः तुम जाकर इन दुखों को उन्हें अवगत कराइए। ठीक, किसको? भगवान श्री कृष्ण को मेरे दुखों को उनसे अवगत कराइए। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगध कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या राधा जी पवन से कहती हैं कि रास्ते में आने वाले विभिन्न प्राकृतिक सौंदर्य से सचेत रहने के लिए कहते हैं कि जैसे ही तुम मेरे घर से कुछ दूर जाने के पश्चात आगे बढ़ोगी तो तुम्हें अत्यंत मनोहारी और सुख प्रदान करने वाली कुंजें मिलेंगी। ठीक है, अब आगे देखिए, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, ठीक है, तो भी मेरा दुख लग वहाँ जाना विश्राम लेना। वहाँ की शीतल छाया एवं जल प्रवाह, पक्षियों के कलरों की मधुर ध्वनियाँ अपनी ओर आकर्षित करेंगी, किंतु मेरे दुख को ध्यान में रखकर तुम वहाँ विश्राम ना कहीं करने लगना। ठीक है, तो ये राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं। इस तरीके से मैंने व्याख्या कर डाली। अब आप देखिए यहाँ पर आप प्रश्न का जवाब भी दे सकते हो। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि राधा पवन दूतिका से किससे प्रभावित ना होने के लिए कहती हैं। तो राधा पवन से मार्ग में पड़ने वाली सुषमा का वर्णन करते हुए उससे
उसे प्रभावित ना होने के लिए कहते हैं कि वहाँ आपको प्रभावित नहीं होना है, रुकना आपको नहीं है, विश्राम वहाँ पर आपको नहीं करना है। ठीक है। फिर अगले देखिए खा पाठ में क्या पूछा गया कि कृष्ण के विरह में राधा की क्या दशा हो गई है। तो आपने अभी पढ़ा कि कृष्ण से बिछड़कर राधा की मनोदशा अत्यंत दयनीय हो गई है। ठीक है। वो इनके विरह में रो रो करके पागल हो गई हैं। वो कहती हैं कि जब से श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर गए हैं तब से वो ना स्वयं तो वापस आए हैं और ना ही उन्हें कोई संदेश भेजा है। इसी कारण वो उनकी रोते रोते जो दशा है वो एकदम पागलों की तरीके से हो गई है, अर्थात पागलों जैसी हो गई है। ठीक है। आगे देखिए गा पाठ इसमें क्या बोला गया कि रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसको पढ़ते हैं। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा ना विश्राम लेना। ठीक है। वहाँ की शीतल छाया एवं जल प्रवाह एवं पक्षियों के कलरव की मधुर ध्वनियाँ तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी। ठीक है। राधा जी पवन से कहती हैं कि वहाँ पर शीतल छाया, जल प्रवाह और पक्षियों की कलरव की मधुर ध्वनि तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगी, किंतु मेरे दुख को ध्यान में रखकर तुम वहाँ विश्राम ना करने लगना। ठीक है। ये राधा कहती हैं पवन से। तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से पंक्तियों की व्याख्या। आगे घा पाठ प्रस्तुत पद्यांश में कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो आप जब ऊपर पैराग्राफ पढ़ेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि मेरे प्यारे नव जलद, अर्थात मेरे प्यारे श्री कृष्ण जो है वो नए बादल के समान शोभा मतलब उनकी प्रतीत हो रही है, और कंज से नेत्र वाले, अर्थात उनके जो नेत्र हैं वो कमल की पंखुड़ियों के जैसे हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि उनके जो नेत्र हैं वो कमल के समान हैं। ठीक है। इस तरीके से श्री कृष्ण की यहाँ पर क्या गया है, सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण का सौंदर्य नवीन बादल के समान है, शोभायमान है, और उनके नेत्र कमल के समान सुंदर है। बस इतना जवाब आपको देना है। फिर अंगा पाठ में पूछा गया बावली और अल्प शब्दों का अर्थ लिखिए। बावली का मतलब होता है पागल, अल्प का मतलब होता है थोड़ा या कम। ठीक है। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। अब अथवा में एक पद्यांश दिया गया है। ठीक है। ये आप लोगों को होमवर्क देंगे, इसे आप कीजिएगा। ठीक है। बाकी जो है आगे यहाँ पर पांचवे का पाठ देखते हैं। तो इसमें ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अभी मैंने सुबह ही आप लोगों को क्लास जो है प्रोवाइड की है, आप प्लेलिस्ट देख लीजिए। प्लेलिस्ट में मैंने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी जो है साहित्यिक परिचय लिखना बताया है, वासुदेव शरण अग्रवाल का भी बताया है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भी बताया है। प्लेलिस्ट में आपको ये सारे साहित्यिक परिचय मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया कि किसी भी लेखक का साहित्यिक परिचय आपको लिखना है तो सबसे पहले उसके जीवन से संबंधित, उसका जन्म कब हुआ, जन्म स्थान क्या है, माता पिता का नाम। ठीक है। जीवन से संबंधित पहले 2-3 लाइनें लिखने के बाद आपको नए पैराग्राफ से उसके साहित्यिक वर्णन को लिखना है। ठीक है। भाषा शैली के बारे में लिखना है, और उसके बाद कृतियां हेडिंग डाल करके आपको कम से कम 4 से 5 कृतियां लिखना है। किसी भी लेखक का साहित्यिक परिचय लिखने में आपको कम से कम 4 से 5 कृतियां लिखना है। तो 2 नंबर कृतियों के हो जाएंगे और 3 नंबर उसके साहित्यिक परिचय के हो जाएंगे, और इस तरीके से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जहाँ पर जो शब्द हाईलाइट करने वाले हैं उनको हाईलाइट जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आगे इसी तरीके से आपको किसी कवि का साहित्यिक परिचय देने, उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना है तो प्लेलिस्ट में आप जाइएगा। आपको हमने साहित्यिक परिचय लिखना बताया है, महादेवी वर्मा का भी बताया है। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का भी बताया है। आगे पंचलेट और बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। 80 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये प्रश्न हर एक पेपर में डिसाइड होते हैं और आपको एक बार तैयार कर लेना है और आराम से आप जो है लिख सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे अब आपको प्रश्न संख्या 8 में देखिए 8 का पाठ संस्कृत का गद्यांश मिलेगा, और इसमें क्या पूछा जाएगा कि संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो चलिए यहाँ पर हम इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना आपको बताते हैं। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंघम राजानम कुर्वम। देखिए यहाँ पर हमारी थोड़ा संस्कृत वीक है, यहाँ पर आपको अनुवाद पर ध्यान देना है। ठीक है। अगर कुछ वर्ड्स हमसे गलत निकल रहे हैं तो आप उन पर ध्यान नहीं दीजिएगा। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंघम राजानम कुर्वम, इसका क्या मतलब है। अतीते का मतलब बीते हुए समय या प्राचीन काल हम बोल सकते हैं। फिर लिखा प्रथम कल्पे, यहाँ पर क्या लिखा हो, प्रथम कल्पे। प्रथम कल्पे का मतलब होता है प्रथम युग में। चतुष्पदा मतलब पशुओं ने, सिंह का मतलब शेर को, राजानम कुर्वम का मतलब शेर को राजा बनाया। प्राचीन काल के प्रथम युग में पशुओं ने शेर को राजा बनाया। मत्स्या का मतलब मछलियाँ, आनंद मत्स्यम मछलियों ने आनंद मछली को, शकुनाया सुवर्ण हंसम
मतलब जो है पक्षियों ने स्वर्ण हंस को बनाया। किसको बनाया? स्वर्ण हंस को। फिर लिखा तस्य पुनः स्वर्ण राजहंस से दुहिता मतलब पुत्री हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत। इसमें क्या है कि इस सुवर्ण हंस की पुत्री जो थी, द्विता का मतलब पुत्री, हंस पोतिका मतलब हंस पोतिका नाम है था, अतीव का मतलब अत्यधिक, रूपवती थी। क्या थी? इसमें आप बताओगे कि इस सुवर्ण हंस की जो पुत्री थी हंस पोतिका वो अत्यधिक रूपवती थी। आगे अगर बात करें तो आगे क्या लिखा है? सा तस्य वरम दात यत सा निश्चित रुचितम स्वामिनम व्रणुयात इति। इसका क्या मीन्स है? इसका मीन्स ये है कि उसने उसे वर दिया। ठीक है, उसने क्या किया? सा तस्य वरम दात, उसने उसे वर दिया कि वह अपने मन के अनुरूप, ठीक है, वह अपने मन के अनुरूप जो है पति का वरण करे। स्वामिना का मतलब क्या होता है? पति। ठीक है, पति का वरण करे। आगे क्या लिखा? हंस राजा तस्य वरम दत्वा हिमवती संकु निसंगे सन्निपतत। इसका क्या मतलब है? इसका मीन्स ये है कि उसे वर दे करके राजहंस पक्षियों के समूह में हिमालय पर उतरा। उसके बाद आगे देखिए, नाना प्रकारा हंस मयूरादय शंकु निगड़ा सामागत्य एकस्मिन महिते पाषाण तले सन्निपतन। आगे यहाँ पर देखते हैं तो आप लिखोगे नाना प्रकारा का मतलब विभिन्न प्रकार के हंस, फिर क्या लिखा? मयूरा का मतलब मोर, आदि पक्षी आकर एक विशाल चट्टान के तल पर एकत्रित हो गए। ठीक है, पाषाण तले का मतलब एक विशाल पत्थर पर जो है, या हम कह सकते हैं कि पत्थर पर एकत्रित हो गए। ठीक है, चट्टान के तल पर एकत्रित हो गए। आगे देखिए, हंस राजा आत्मना चित्त रुचितम स्वामिकम। आगे देखिए, हंस राज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया। हंस राजा आत्मना मतलब अपनी पुत्री को चित्त रुचितम स्वामिकम क्या किया? आदेश दिया कि वह आए और अपने मनपसंद पति का वरण करे। इसके लिए आगे हमें चलना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने पूरी बात नहीं बताई। देखिए आगे, आगत्य का मतलब आगे आए, वरुणात इति दुहित दुहितर्मा दिदेश। इसका मीन्स ये है कि वह अपनी पुत्री को आदेश दिया, हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वह आगे आए और अपने मनपसंद पति का वरण करे। आगे क्या लिखा है? सा सगुन संगे अवलोकयानी मणिवड़ ग्रीवम चित्र प्रेक्षणम मयूरम दृष्ट्वा अयम में स्वामी को भवतु इत्य भाषायाम मयूरा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, सा का मतलब वह, मतलब हंस पोतिका पक्षी समूह पर दृष्टि डालते हुए मणिवड़ ग्रीवम अर्थात मणि के रंग के समान गर्दन तथा चित्र प्रेक्षणम मयूरा दृष्ट्वा अर्थात रंग बिरंगे पंखों वाले मोर को देख करके कहा कि आयम में स्वामी को भवती, यह मेरा स्वामी हो। अद्यापि तावन में बलम ना पश्यसी, आज भी तुम मेरी शक्ति या बल को नहीं देखती। इति अति गर्वेण अर्थात अब तक तुम्हें मेरे पराक्रम का आभास नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों को किसी दिए गए संस्कृत के गद्यांश का क्या करना है? हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए संदर्भ सहित अनुवाद लिखना है। अब संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? संदर्भ में आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के नृत्य जातकम खंड से लिया गया है। इस तरीके से आपको इसका संदर्भ लिखना है। ठीक है, अब जैसे दूसरा जो आपका गद्यांश दिया गया है इसका जो है आप अर्थ निकालिएगा, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता। ठीक है, ये आप कीजिएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा बहुत अपने मन से भी थोड़ा कीजिए आप, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो दूसरा श्लोक है इसका भी आपको अनुवाद करना है और संदर्भ लिखना है। ठीक है, आगे जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें ये बताया जा रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको 2 नंबर मिलेंगे और आपको करना क्या है? निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखना है और अपने वाक्य में प्रयोग करना है। आपको 2 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर अर्थ लिखने का मिलेगा और 1 नंबर वाक्य में प्रयोग करने का मिलेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कलेजे पर सांप लौटना। ठीक है, क्या है? कलेजे पर सांप लौटना। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अपार कष्ट में होना। ठीक है, कलेजे पर सांप लौटने का मतलब अपार कष्ट में होना। देखिए वाक्य प्रयोग आप सभी लोगों को अपने मन से करना है। यहाँ पर पहला है तो इसका वाक्य प्रयोग करके हम बता दे रहे हैं। जैसे कलेजे पर सांप लौटने का जो अर्थ है अपार कष्ट होना, वाक्य में प्रयोग हम ऐसे करेंगे कि खेल में हार जाने के बाद
कोई व्यक्ति का नाम ले लीजिए। खेल में हार जाने के बाद सुरेश के कलेजे पर सांप लौटने लगा। इस तरीके से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर देखिए सभी काम अर्थ बता दे रहे हैं। उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा बहने का मतलब होता है उल्टा काम करना। अगला है पापड़ बेलना, पापड़ बेलने का मतलब होता है कि कष्ट झेलना। पापड़ बेलने का मतलब क्या होता है? कष्ट झेलना। आगे यहाँ पर देखिए तो अगला आपका है बाल बांका ना होना। बाल बांका ना होने का मतलब होता है कि कुछ भी हानि ना पहुँचना, ठीक है। और वाक्य प्रयोग इसका आप अपने मन से करेंगे, क्योंकि अपने मन से अगर आप नहीं करेंगे बोर्ड एग्जाम में सबका जो है वाक्य प्रयोग अपने मन से ही होगा, ठीक है। तो अपने मन से इसको सोचिए और वाक्य प्रयोग कीजिए। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 के का पार्ट में पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे लिखा महेश्वरा का संधि विच्छेद है, महेश्वरा का संधि विच्छेद यहाँ पर सभी विद्यार्थी कर लेंगे। क्या होगा भाई? महा ईश्वरा होगा। क्या होगा? महा ईश्वरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अन्वेषणम का सही संधि विच्छेद है, अन्वेषणम का सही विच्छेद होगा, जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा अनुधन एषणम। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे रविंद्रा का सही संधि विच्छेद होगा, रविंद्रा का संधि विच्छेद होगा रविधन इंद्रा, ठीक है। आगे यहाँ पर बात करें खापाड़, खापाड़ में दिया गया है दिए गए निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प चुनिए। तो ये आपने याद किया होगा, जैसे आत्मा का याद किया होगा तो आत्मा आत्मा आत्मना इस तरीके से याद किया होगा। तो आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन तृतीया विभक्त एक वचन, जिसको याद है वो तुरंत कर लेगा भाई, ठीक है। नाम नाम, नाम नाम किस में आता है? आम जो है वो लगभग षष्ठी में आता है। तो नाम नाम शब्द में विभक्ति षष्ठी विभक्त बहुवचन होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अम्बुज और अम्बुद, अम्बुज का मतलब क्या होता है और अम्बुद का मतलब क्या होता है? अम्बुज का मतलब होता है कमल और अम्बुद का मतलब होता है बादल। कमल और बादल, ये ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हरिहर, हर का मतलब क्या होता है? हर का मतलब होता है शंकर, हरि का मतलब विष्णु, अर्थात ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। जैसे भुजंग के आपको क्या लिखना है? दो अर्थ लिखना है। खग के भी दो अर्थ लिखना है। जो भी शब्द के दो अर्थ आपको आते हो लिख दो। हम तो यहाँ पर सबके बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें जैसे भुजंग लिखा है तो भुजंग के दो अर्थ लिख सकते हो, विदूषक, पति, ठीक है। उसके बाद लिखा खग, खग का मतलब होता है पक्षी या इसका दूसरा अर्थ मनु भी होता है। तीसरा है अर्क, अर्क के दो शब्द अर्थ लिख सकते हो, अग्नि या सूर्य। कुल, कुल का मतलब अर्थ लिख सकते हो वंश, वंश और परिवार, ठीक है। जिसके भी आप दो अर्थ लिखें जो भी आपको उचित लगे। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करें। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु कहलाता है। किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। देखिए सुरेश अगले सोमवार को आगरा गया, इसको शुद्ध करेंगे तो हो जाएगा सुरेश अगले सोमवार को आगरा जाएगा। मेरे को विद्यालय जाना है, मेरे को विद्यालय नहीं जाना है, मुझे विद्यालय जाना है। इसका सही है क्या होगा? मुझे विद्यालय जाना है। तुम्हें क्षमा मांगना चाहिए, तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए, क्या सही होगा? तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए। मैं भोजन कर लिया हूँ, इसको जब सही करके लिखेंगे तो होगा मैंने भोजन कर लिया है, ठीक है। आगे देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 12 का खा गा ये निश्चित है, मैंने इसके लिए आपको क्लास प्रोवाइड की है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, ठीक है। करुण रस, वीर रस आता ही आता है और उदाहरण सहित आपको लिखना है। अलंकार एक आएगा और एक जो है आपका छंद, दोहा या सोठा कोई ना कोई पूछा जाता है, ठीक है। अच्छे तरीके से तैयार कर डालिए। बाकी मैंने पत्र लेखन पर 2-2, 3-3 क्लासें आपको दे दी हैं कि आपको कैसे पत्र लिखना है। विद्यालय के प्रबंधक के नाम है ना, हिंदी प्रवक्ता के लिए ही मैंने आप लोगों को कराया है। और यहाँ पर देखिए निबंध का भी एक क्लास मैं आप सभी लोगों को आज शाम तक दे दूंगा और आप लोगों को निबंध लिखना उसमें हम अच्छे तरीके से बताएंगे। बाकी देखिए निबंध लिखना वगैरह सब तुम्हारे ऊपर निर्भर होता है, अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास में मैंने आप लोगों को हिंदी विषय का जो पहला आपका मॉडल पेपर था वो मैंने सॉल्व कराया। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम मॉडल प्रश्न पत्र संख्या 2 सॉल्व कराएंगे। इस मॉडल प्रश्न का जो PDF है वो आप सभी लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल बालाजी स्टडी मोशन सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।